प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास का विषय रहेगा क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। ठीक है, तो क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको विदित हो रहा है, अभिव्यंजना। ठीक है, और अभिव्यंजना जो है वो अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो आइए बिना देरी के हम अपनी आज की जो क्लास है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत प्रारंभ करते हैं। तो क्रोचे ने कौन सा सिद्धांत दिया? अभिव्यंजनावाद का। ठीक है, क्रोचे का पूरा नाम क्या था? बेनेडेत्तो क्रोचे। ये मूल रूप से इटली के निवासी थे। ठीक है, और आतंकवादी दार्शनिक थे एक। ठीक है, इनका दर्शन कैसा था? आतंकवादी दार्शनिक थे। इनका जो मूल स्रोत जो बताया जाता है वह है स्वच्छंदतावाद, यानी सौंदर्यवादी सिद्धांत दिया इन्होंने किसी रूढ़ि परंपरा नियम को नहीं अपनाया, बल्कि परंपराओं के विरोधी थे। ठीक है, क्रोचे ने परंपराओं का विरोध किया। इन्होंने किसी भी नियम रूढ़ि को नहीं माना, बल्कि स्वच्छंद रूप से इन्होंने काव्य करने की सलाह दी। तो इनका जो सिद्धांत है वो एक तरह से सौंदर्यवादी सिद्धांत भी कहलाया जाता है, स्वच्छंदतावादी। तो इनका जो समय रहा, इनका जन्म 1886 में और इनकी मृत्यु 1952 ईस्वी में हुई। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि कला समीक्षा की कसौटी नहीं, बल्कि सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण है। क्रोचे क्या मानते थे? कला, ठीक है, कि जो काव्य है, कला है, वह समीक्षा की कसौटी नहीं है, बल्कि सृजन की प्रक्रिया है, यानी ये एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, किसी ने अनुकरण माना, किसी ने उसको प्रकृति का अनुकरण माना, लेकिन यहाँ क्रोचे जो हैं वो क्या कहते हैं कि ये क्या है? एक सृजन की प्रक्रिया है। ठीक है, इनकी जो रचना है एस्थेटिक, ठीक है, इनकी रचना हमें प्राप्त होती है एस्थेटिक, और वह सौंदर्य शास्त्र, जिसको हम कह सकते हैं सौंदर्य शास्त्र पर आधारित है पूर्ण रूप से। क्रोचे पर दार्शनिक हेगल के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हेगल ने आत्मा की 3 प्रवृत्तियां मानी है। ठीक है, ज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और आध्यात्मिक। वहीं पर क्रोचे ने आत्मा की 2 क्रियाएं स्वीकार की हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। क्रोचे एक दार्शनिक, सौंदर्य शास्त्री एवं समीक्षक भी थे। ठीक है, सौंदर्यवाद का तो क्योंकि सौंदर्य शास्त्र इन्होंने लिखा। ठीक है, तो और एक दार्शनिक जो है ये आतंकवादी दार्शनिक थे, अभी हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से एक समीक्षक भी थे, क्योंकि इन्होंने कला और काव्य की समीक्षा भी की है। तो देखिए, क्रोचे ने, अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार से हेगल ने आत्मा की 3 क्रियाएं मानी, ठीक है, 3 प्रवृत्तियां या 3 क्रियाएं मानी, उसी प्रकार से क्रोचे ने आत्मा की 2 क्रियाएं स्वीकार की हैं। और 2 क्रियाएं कौन सी बताई आत्मा की? स्लाइड पे आप देख भी रहे हैं कि व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक। सैद्धांतिक को हम ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान वो होता है जो हम अपने अनुभव से, ठीक है, हम अपने अनुभव के आधार पर किसी को कुछ व्यवहारिक ज्ञान दें, वो व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत आएगा। और ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक ज्ञान वो होगा जो हम विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान रूपी ग्रंथ पढ़कर जिनको हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो होगा ज्ञानात्मक। तो देखिए, जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके अंतर्गत 2 भाग किए गए हैं उसके। आर्थिक व्यवहारिक ज्ञान होता है और एक नैतिक। आर्थिक जो होता है वो अर्थशास्त्र पर आधारित होता है, और नैतिक जो होता है वो नीति शास्त्र पर आधारित होता है, जिसमें नीति की बातें कही जाती हैं। अर्थशास्त्र में अर्थ का, यानी ठीक है, रुपए पैसे आदि का इसमें ज्ञान दिया जाता है। वहीं पर जो ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक है उसमें तर्कशास्त्र, यानी जिसको हम तार्किक भी कह सकते हैं, और सहज ज्ञान यानी सहज अनुभूति। ठीक है, तो क्रोचे ने सहज ज्ञान और तार्किक ज्ञान की अधिक चर्चा की है, व्यवहारिक ज्ञान की नहीं उन्होंने, बल्कि जो ज्ञानात्मक है, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, उसमें इन्होंने सहज जो अनुभूति है, सहज जो ज्ञान है, ठीक है, तार्किक ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने सहज ज्ञान पर अधिक चर्चा की है। ठीक है, तो तर्क ज्ञान पर क्या कहते हैं? जो क्रोचे हैं वो तर्क ज्ञान पर अपने क्या विचार रखते हैं? यह बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, इससे सामान्य विचारों का बोध होता है, यह विज्ञान और दर्शन को जन्म देता है। तर्क तक पहुंचने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, यदि हम किसी से तर्क वितर्क कर रहे हैं
तार्किक बातें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरा, क्रोचे ने अभिव्यंजना का जो संबंध है पूर्ण रूप से सहज ज्ञान से, ठीक है। उन्होंने, क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद का जो सिद्धांत है उसका जो है संबंध सहज ज्ञान से माना है। क्रोचे ने अपने अभिव्यंजनावाद को सहज ज्ञान या सहज अनुभूति का नाम ही दे दिया है, ठीक है। क्रोचे क्या कहते हैं कि जो अभिव्यंजनावाद है वो सहज ज्ञान या सहज अनुभूति ही उन्होंने उसे कहा है। तो जो हमारा सहज ज्ञान है वो क्या है? सहज ज्ञान मानव मन की एक सहज प्रक्रिया, ठीक है। सहज ज्ञान जो है वो मानव मन की एक सहज प्रक्रिया है। कैसे है वो सहज प्रक्रिया? देखिए, इसका क्षेत्र वहाँ से शुरू होता है जहाँ तर्क और बुद्धि का ज्ञान अर्थहीन हो जाता है। देखिए, जहाँ पर आपके तर्क भी काम करने छोड़ देते हैं और आपकी बुद्धि भी काम करनी छोड़ देती है, यानी अर्थहीन हो जाते हैं वो। सहज ज्ञान न तो तर्क की सीढ़ियों पर आधारित है और न ही बुद्धि की बारीकियों पर, बल्कि सहज रूप में वो हमें प्राप्त हो जाता है। एक विद्वान आलोचक कहते हैं कि जैसे किसी का सहारा नहीं चाहिए, सहज ज्ञान को किसी का सहारा नहीं चाहिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे की आंखें उधार ले, ठीक है। कारण यह है कि उसकी अपनी आंखें ही काफ़ी तेज हैं। ये किसके लिए कहा गया है आलोचक ने? क्रोचे के लिए। और क्रोचे भी क्या मान रहे हैं कि सहज ज्ञान जो है वो उसको न तो तर्क चाहिए और न ही बुद्धि चाहिए, बल्कि उसे तो केवल सहज रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। कि मान लीजिए कि हम किसी को दुखी देखते हैं, ठीक है, उसके दुख को देखकर कवि जो है अपने मन में उसे अनुभव करता है। अपने मन में अनुभव करने के बाद सहज रूप से उसे उस दुख का आभास हो जाता है या ज्ञान या उसकी पीड़ा हो जाती है। तो ये सहज रूप में होता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि अभिव्यंजना की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। अब तक तो हमने सहज ज्ञान की आधारित, किस पे? अभिव्यंजनावाद सहज ज्ञान पर आधारित है, ये बात स्पष्ट हो गई है। तो अभिव्यंजना की प्रक्रिया देखते हैं अब हम। अभिव्यंजना का अर्थ होता है प्रकट करना या रूप देना, ठीक है। क्रोचे ने सौंदर्यवाद की व्याख्या करते हुए उसके 4 स्तरों पर परिकल्पना की है, ठीक है, कि अभिव्यंजना 4 तरह से होती है। और वो कैसे होती है? किसी भी साहित्य को लिखने के लिए साहित्यकार को इन 4 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर क्रोचे। तो अभिव्यंजना की प्रक्रिया क्या है? ये कहते हैं अंत संस्कार अथवा आत्म संवेदन। दूसरा कहते हैं अभिव्यंजना। तीसरा कहते हैं अनुसंगिक आनंद, ठीक है। और चौथा अभिव्यक्ति। जब अनुसंगिक आनंद हो जाता है तो सहज रूप से ही हमें हमारी अभिव्यक्ति हो जाती है। अंत संस्कार अर्थात आत्म संवेदन क्या होता है? किसी भी कलाकृति को देखकर, ठीक है, मन में पड़ने वाले सहज प्रभाव और उसमें उठने वाले विभिन्न संवेदनाएं अंत संस्कार के अंतर्गत आती हैं। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे क्रोचे? कि भाई किसी भी कलाकृति को आपने पहली बार देखा, ठीक है, तो उस कलाकृति के प्रति सहज भाव में आपके मन में क्या संवेदनाएं उत्पन्न हुई, ठीक है, वही सहज अनुभूति के अंतर्गत जो भी आपने अनुभव किया। बहुत ज़्यादा उसमें तर्क वितर्क नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपने उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, अपितु उसने उस कलाकृति को देखकर जो भी मन में अनुभव किया वही क्या कहलाता है? अंत संस्कार के अंतर्गत आता है। सहज अनुभूति इस अंत संस्कार से जन्म लेती है। और ये तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को देखकर पहली बार जो हमारे मन में उसके प्रतिभाव या विचार आते हैं वो सहज अनुभूति होती है। उसमें हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया उस प्रक्रिया में? 4 प्रक्रियाओं में पहला अंत संस्कार हो गया और आत्म संवेदन। दूसरा उन्होंने बताया अभिव्यंजना। अब कहता है इसे स्वयं प्रकाश ज्ञान या सौंदर्य भी कहा गया है। अभिव्यंजनावाद को क्या कहा है उन्होंने? स्वयं प्रकाश ज्ञान या सौंदर्य भी कहा है। यह स्वयं प्रकाश ज्ञान संवेगों से भिन्न होता है। संवेग तो क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, अरूप होते हैं। स्वयं प्रकाश ज्ञान किसी बौद्धिक प्रक्रिया अथवा विचारधारा पर आधारित है। यह तो आत्मा की आधारित नहीं है, ठीक है। स्वयं प्रकाश ज्ञान किसी बौद्धिक प्रक्रिया अथवा विचारधारा पर आधारित नहीं है, ठीक है। ये नहीं है, रह गया स्लाइड में। यह तो आत्मा की सहज क्रिया है। ये क्या है? कि आत्मा की सहज प्रक्रिया होती है। जब हमने किसी वस्तु को देखा, ठीक है, उसको देखते ही हमारे मन में जो भी संवेग, जो भी भाव उत्पन्न हुए, ठीक है,
उन भावों से, ठीक है, जो स्वयं प्रकाश ज्ञान हुआ, जो स्वयं उस कलाकृति के विषय में जो भी सौंदर्य हमें प्राप्त हुआ, जो भी उसके विषय में हमें विचार प्राप्त हुए, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? अभिव्यंजना के अंतर्गत। उसके बाद आता है अनुषंगिक आनंद। अभिव्यंजना से एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव होता है। अब हमने कलाकृति को देखा, उसमें पहली बार हमने क्या महसूस किया, क्या संवेग उत्पन्न हुए, क्या संवेदनाएं उत्पन्न हुई उसके प्रति, और फिर कहता है उसके प्रति व्यक्ति के मन में स्वयं ज्ञान का प्रकाश हुआ। उसके बाद उसमें क्या हुआ? आनंद की अनुभूति हुई, विशेष प्रकार के आनंद की। यह जो आनंद था उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। और कहता है जब व्यक्ति को, जब स्वयं ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो कहता है कि उसमें आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद की अनुभूति ही उसे अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। अब चौथा है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति से उनका तात्पर्य केवल शाब्दिक व्यंजना से नहीं है, यानी शब्दों को अभिव्यक्त करना। जैसे हम कह देते हैं कि जिसकी अभिव्यक्ति की क्षमता अच्छी होती है, तो अभिव्यक्ति की क्षमता मतलब जिसकी बोलने पर अच्छी कमांड होती है, अपनी बात को रखने की अच्छी जिसमें क्षमता होती है। तो यहाँ जो क्रोचे हैं वो क्या कहते हैं कि अभिव्यक्ति से उनका तात्पर्य केवल शाब्दिक व्यंजना से नहीं है, अपितु अशाब्दिक व्यंजनाओं, रूप, रंग, रेखा आदि से भी उन्होंने इसका अर्थ लिया है। ठीक है, कि उस कलाकृति को देखकर जो भी भाव उसके मन में आते हैं, जो भी भाव उसके मन में आए, प्रथम बार उसको देखकर भाव मन में आई, ठीक है, संवेदनाएं उसके मन में आई, संवेदना के बाद उसकी अभिव्यंजना हुई, अर्थात उसे स्वयं ज्ञान का प्रकाश हुआ। स्वयं ज्ञान का प्रकाश होने के बाद, ठीक है, उसे आनंद की अनुभूति हुई, और आनंद की अनुभूति होने के बाद उसने कलाकृति के बारे में, उसके रूप, रंग, रेखा, आकृति, ठीक है, उसके बारे में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रक्रियाएं बताई हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कवि या कलाकार अपने मानस में अनुभूति के लिए, ठीक है, जब शब्द प्राप्त कर लेता है तो समझ लेना चाहिए कि उसे अभिव्यंजना उत्पन्न हो गई है। ठीक है, कि सबसे पहले किसी कवि या कलाकार जो होता है सबसे पहले किसी भी अनुभूति के लिए अपने शब्द प्राप्त करता है। ठीक है, उसके लिए उसके मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, संवेदनाएं आती हैं, तो कहता है हमें समझ लेना चाहिए कि उसे अभिव्यंजना उत्पन्न हो गई है। अब अभिव्यंजना की क्या क्या मान्यताएं दी हैं? पहले हमने देखा अभिव्यंजना की प्रक्रिया, अब हम देखेंगे क्रोचे ने जो अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया, तो अभिव्यंजना की मान्यताएं क्या है? अभिव्यंजना जो है वो स्वयं प्रकाश ज्ञान है। ठीक है, कि स्वयं ज्ञान से प्रकाश होता है, उसमें बुद्धि और तर्क जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। अभिव्यंजना अखंड होती है, उसको वो खंडित नहीं हो सकती। एक बार जो मन में भाव या विचार आ गए उनका खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सहज अनुभूति से आए हैं। और व्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। कहता है अभिव्यंजना जो होती है, जब व्यक्ति को अभिव्यंजना हो जाती है तो निश्चित रूप से उसे आनंद की अनुभूति होती है। अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है, और कहता है अभिव्यंजना जो है आंतरिक महसूस की जा सकती है, उसका बाहरी आडंबर या दिखावा नहीं हो सकता। ठीक है, कला का सर्जन ही नहीं, आस्वादन भी व्यक्तिगत स्तर पर ही होता है। और कहता है जब कोई कवि या कलाकार जब कोई कला का सर्जन करता है, तो कहता है जब उसका वो आस्वादन करता है तो वो भी उसका जो होता है ना व्यक्तिगत होता है। ठीक है, आंतरिक ही होता है, जो भी वो आस्वादन करता है, जो भी उसके प्रति वो महसूस करता है। तो क्रोचे कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर थे। क्रोचे ये मानते थे कि कला केवल कला के लिए है, अलंकार कला का सहज धर्म होता है। और कहता है कला पक्ष के लिए जो है, कला के लिए जो है अलंकार जो है सहज धर्म होता है। अब हम देखते हैं कि बाहरी अभिव्यंजना की बजाय आंतरिक अभिव्यंजना को उन्होंने महत्व दिया है। यानी वो उन्होंने कहा ना शब्द व्यंजना पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो क्या कहते हैं अशाब्दिक व्यंजना पर उन्होंने ध्यान दिया। तो इस प्रकार से जब हम किसी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं शब्दों के द्वारा, तो वो बाहरी व्यंजना हो जाती है हमारी। ठीक है, लेकिन वो अशाब्दिक कह रहे हैं कि क्या हमारे आंतरिक मन में क्या उस कलाकृति के प्रति चित्र, रूप, रेखा अंकित होती है, तो उसको ये कहते हैं कि आंतरिक जो अभिव्यंजना है उसको इन्होंने महत्व दिया है। अब देखिए ये जो उन्होंने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया, ठीक है, इस पर उनकी आलोचना भी बहुत हुई। और उनकी आलोचना जो हुई तो उन्होंने उसकी आलोचना क्यों की गई? ठीक है,
उनकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कहा सहज अनुभूति, अभिव्यंजना और कला को उन्होंने एक ही मान लिया है कि सहज अनुभूति होती है वो भी एक ही है, अभिव्यंजना भी वही है और कला को भी उन्होंने तीनों को एक ही मान लिया है, जबकि आलोचकों का मानना है कि तीनों एक नहीं है। एक इन्होंने आत्मपरकता, इन्होंने केवल इसको आत्मपरक बना दिया है, तो ये भी इसकी भी आलोचना की गई कि केवल आत्मपरकता पर ही ध्यान दिया गया है। कला सर्जन और आस्वादन को भी उन्होंने एक ही मान लिया है कि कला सर्जन और आस्वादन एक ही है। क्रोचे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान को बौद्धिकता से ऊपर बताया, परंतु मनोवैज्ञानिक बौद्धिकता के अभाव में स्वयं प्रकाश ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। देखिए क्रोचे तो ये कहते हैं किसी वस्तु को हमने देखा, उसके प्रति हमारे मन में भाव और विचार आए, ठीक है, तो वो क्या था, अंतः संस्कार। लेकिन वो कहता है उसके तुरंत बाद उसकी अभिव्यंजना होती है, यानी उसे स्वयं ज्ञान का प्रकाश हुआ वो। लेकिन यहाँ पर क्रोचे की बात का खंडन करते हुए आलोचक कहते हैं कि अगर बौद्धिकता से ऊपर मान लिया, यदि उसमें बुद्धि का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, तो बुद्धि ही हमारे भाव और विचारों को जन्म देती है, तो निश्चित रूप से जो भाव और विचार आए हैं वो भी बौद्धिकता के कारण ही आए हैं। बौद्धिकता के अभाव में तो स्वयं प्रकाश ज्ञान के अस्तित्व को आलोचक स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी उनकी आलोचना ये हुई, क्रोचे स्वयं प्रकाश ज्ञान को स्थान, काल और धारणा से परे रूपायित कर मानते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार स्थान, काल और धारणा को छोड़कर किसी भी रूप में कल्पना मानव मन में नहीं होती है। उनका ऐसा मानना है कि स्थान, काल और धारणा को छोड़कर किसी भी रूप में कल्पना मानव मन में नहीं हो सकती, क्योंकि मानव मन में जब कोई कल्पना आती है तो निश्चित रूप से स्थान, काल और धारणा अवश्य उसमें निहित होती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अभिव्यंजना पर अधिक बल देने के कारण विषय वस्तु के चुनाव का विशेष महत्व नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी कलाकृति के लिए उन्होंने यही कहा कि पहली बार जो मन में भाव या विचार आए, ठीक है, उससे उसको स्वयं प्रकाश का ज्ञान हुआ, उसके बाद उसे आनंद की अनुभूति हुई और उसके बाद उसी की अभिव्यक्ति हुई। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर विषय वस्तु की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आलोचकों का ऐसा मानना है कि केवल जो पहली बार मन में भाव या विचार आए उन में विषय वस्तु का चुनाव पर तो विशेष महत्व दिया जाना चाहिए था, लेकिन क्रोचे ने ऐसा नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी अच्छा या बुरा, ठीक है, कला या विषय जो भी है, पुनः ऊल जलूल बातें भी कला में अभिव्यक्त होने लगेंगी, ठीक है। अगर ऐसा है कि भाई उसकी विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दी जाए, तो सीधा सीधा आलोचकों को कहने का मतलब ये था कि यदि विषय वस्तु पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा उसके चुनाव पर कि वो अच्छी है या बुरी है, तो कहता है कि फिर तो सभ्य और असभ्य में ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, तो इस प्रकार से कला या साहित्य में असभ्य बातें भी आ जाएंगी, ठीक है। और जो भी इनकी आलोचनाएं हुई, निश्चित रूप से इनके सिद्धांत में ये कुछ कमियां रही। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है वो दर्शन में तो मान्य है, ठीक है। यदि एक दार्शनिक के रूप में उनके विचारों को हम देखें तब तो वो मान्य है, लेकिन साहित्य या कला जगत में यह मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस सिद्धांत को लेकर हम कवि या जो कलाकार है वो काव्य या फिर कलाकृति पर इसको हम आधारित करना चाहें तो काव्य जगत में यह मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि काव्य जगत में तो विषय वस्तु का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बाद कवि जो है किसी भी चीज़ को पहली बार देखता है, उसको अनुभव करता है, अनुभव करने के बाद वो विषय का चुनाव करता है, उसमें कल्पना शक्ति को भी डालता है, तो बहुत कुछ काव्य लिखने में समाहित होता है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता कि केवल स्वयं ज्ञान का प्रकाश होता है और कवि या कलाकार रचना कर देता है। तो इस प्रकार से जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद था, प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस पर परिचर्चा की। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने जो भी टॉपिक हैं उनको साथ साथ तैयार करते रहें, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो के साथ, अगले सिद्धांत के साथ हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।